Very good morning, my dear students. Welcome to the social science lecture. Myself Tosif sir, and I would like to welcome you all in this beautiful channel, पढ़ाई का कवच, right? तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत जो है वो थोड़ा रिवीजन करके करते हैं. As you all know that in our previous lectures, I am discussing about the constitution, its importance, what is preamble, what are the words and what is its meaning which is included in preamble. And in the previous lecture we are talking about basic features of the constitution, and in that topic we have covered the first two subtopic, written document and size of the constitution. So from today's lecture I will start the third subtopic of basic features of the constitution, right? So without wasting our time, let us start the topic. सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल यानी कि एक, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकत्व. हम सब भारतीय है, तो भारतीय होना ये हमारा नागरिकत्व है. अगर कोई यूएसए में रह रहा है वो, लेकिन वो बाय बॉर्न यूएसए का है, तो उसका नागरिकत्व अमेरिकन है, यानी कि वो यूरोपियन है. ठीक है. तो कोई भी इंसान जिस राज्य में, जिस राष्ट्र के अंदर जन्म लेता है, वो वहाँ की सिटीजनशिप होल्ड करता है. लेकिन इसमें भी दो प्रकार है. एक है सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा है ड्यूअल सिटीजनशिप. इन द अमेरिका टू सिटीजनशिप इज गिवन. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दे आर फॉलोइंग द ड्यूअल सिटीजनशिप. In which way they are following the two citizenship? If any person residing in अमेरिका, और वो अमेरिका के कोई एक राज्य में रहता है, सो उसको अमेरिकन भी कहा जाएगा, और जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उस स्टेट की भी सिटीजनशिप उसको लागू होगी. जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल दूं कि अगर मैं भारत के गुजरात राज्य का रहने वाला हूं, तो मैं भारतीय तो कहलाऊंगा ही कहलाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं गुजराती भी कहलाऊंगा. नो डाउट वी आर अ गुजराती. हम गुजराती पीपल है. महाराष्ट्र में रह रहे लोग महाराष्ट्रियन कहलाए जाते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता जो है वो भारतीय है, यानी कि हम सब भारतीय है. अल्टीमेटली हमारी जब नेशनैलिटी पूछी जाती है कहीं पर भी फॉर्म में, तो वहां पे हम इंडियन लिखते हैं, ना कि गुजराती, ना कि हमारी कास्ट. वी ऑल आर इंडियन. सो दिस इज कॉल्ड दी सिंगल सिटीजनशिप. बट देयर इज अ वन कॉन्ट्राडिक्शन इन अवर नेशन. जम्मू कश्मीर इज होल्डिंग द ड्यूअल सिटीजनशिप. अगर जम्मू कश्मीर के अंदर का कोई रहने वाला है तो वो भारतीय भी कहलाएगा और जम्मू कश्मीरी भी कहलाएगा. ओके, सो कीप इन माइंड. चलिए, फोर्थ, द सेंटर विथ अ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर. सेंटर यानी कि केंद्र की जो सरकार है वो एक मजबूत फेडरल गवर्नमेंट है. अभी फेडरल का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन. भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है. इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. विथ रेफरेंस टू द वर्ड फेडरल, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल वर्ड का उपयोग या तो इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है, बल्कि उसके मुकाबले यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है. यूनियन का मतलब क्या होता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल इररिवर्सिबल रिलेशनशिप, यानी कि केंद्र के ऊपर से जो भी आदेश आएंगे वो राज्यों को कंपल्सरीली मानने होंगे. यूनियन का मतलब ये होता है. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज राइट टू secede इट. यानी कि भारत का जब गठन हुआ, यानी कि भारत पूरा राष्ट्र बना, तभी उसके अंदर जो राज्य जोड़े गए तो जुड़ने की अनुमति थी, लेकिन एक बार जुड़ने के बाद उसमें से बाहर निकलने की, यानी कि भारत राष्ट्र में से अपना अलग राष्ट्र बनाने की अनुमति नहीं थी. समझ में आया सभी को? सिसीड का मतलब होता है अलग होना, अपनी एक अलग से पहचान खड़ी करना. सो एनी स्टेट, not any state have a special designation, okay, under this federal structure feature.
Thus, India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In India Federation, there are two sets of government, union and state. The constitution clearly marked areas of functioning for both the kinds of government. यानी कि भारत जो है उसके अंदर दो तरीके की सरकार अस्तित्व में है, एक है केंद्र की सरकार, दूसरी है राज्य की सरकार, और दोनों को अपने अपने कार्य करने के अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं और उसके हिसाब से अलग अलग लिस्ट बनाए गए हैं कि किस विषयों के ऊपर किसकी सत्ता रहेगी। उसके लिए 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ सत्ता केंद्र सरकार की हो, यानी कि उसमें डिसीजन सिर्फ कौन ले सकता है, केंद्र की सरकार। दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्यों का लिस्ट, यानी कि उसमें निर्णय डिसीजन लेने की सत्ता किसके पास है, स्टेट के पास। एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, इन विच द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज लाइज फॉर बोथ द गवर्नमेंट, यूनियन एज वेल एज स्टेट। ओके, यानी कि तीसरे लिस्ट में जो भी विभाग दिए गए हैं उसमें निर्णय करने की सत्ता जो है वो राज्य और केंद्र दोनों की, यानी कि दोनों मिलके उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। चलिए आइए देखते हैं किन किन विषयों के ऊपर कौन कौन सी सत्ता दी गई है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स है, प्लीज टिक मार्क इट। टोटल 97 विभाग, 97 विषय ऐसे है कि जिसके ऊपर केंद्र अपना निर्णय ले सकता है। वाइल इन द स्टेट लिस्ट देयर इज ओनली 66 सब्जेक्ट्स। ओके, सिर्फ 66 सब्जेक्ट्स, 66 विभाग ऐसे है कि जिसमें राज्य सरकार को डिसीजन लेना है। और बचे कुचे जो भी सब्जेक्ट्स है, यानी कि 47 सब्जेक्ट्स, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी कि उसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेगी। चलिए ये देखते हैं केंद्र सरकार के पास किस किस विषयों में निर्णय लेने की सत्ताएं हैं। सबसे पहला तो राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें हैं, यानी कि डिफेंस यानी कि हमारी रक्षा शक्ति, फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश की बाबतें, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर अंडर द यूनियन लिस्ट। उसका समावेश यूनियन लिस्ट के अंदर किया जाता है। स्टेट लिस्ट देन आफ्टर। स्टेट लिस्ट यानी कि राज्यों की निर्णय करने की सत्ता किन किन विभागों में है। तो सबसे पहली सत्ता तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो राज्यों के लिए है, यानी कि विधानसभा के अंदर कायदे बनाने की सत्ता, लॉ एंड ऑर्डर, कायदा और अनुशासन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये राज्य के अंदर जो भी खेती और पानी की सुविधाएं है उसके लायक निर्णय वो करेंगे। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, जमीन, इंटरस्टेट ट्रेड यानी कि अंतरराज्यीय व्यवहार, कॉमर्स आर इंक्लूडेड। ओके, if there is a failure of the law and order in the state, the union government with consent or against the will of the state can send reserved police force। यानी कि जब भी राज्यों के अंदर कायदा और अनुशासन की खामी पैदा हो, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई पब्लिक मान ना रही हो, तभी केंद्र सरकार के पास विदाउट राज्य सरकार की कंसेंट लिए वहां पे आरपीएफ यानी कि रिजर्व्ड पुलिस फोर्स भेजने की सत्ताएं है। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी कि ऐसा लिस्ट कि जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू टेक द डिसीजन बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, दोनों के कॉमन कंसेंट के जो सब्जेक्ट्स है, कैसे सब्जेक्ट्स, लेट अस सी। क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर यानी कि कायदे के विषय में जो भी सत्ताएं है उसके लिए रिगार्डिंग जो निर्णय है वो दोनों मिलके करेंगे। मैरिज एंड डाइवोर्स, शादी और डाइवोर्स के जो मामले हैं उसके अंदर भी दोनों मिलकर निर्णय करेंगे। एजुकेशन, शिक्षा, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक व्यवस्था का आयोजन एंड ट्रेड यूनियन यानी कि मजदूर संघ के रिलेटेड जो भी निर्णय हुए वो राज्य और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर करेंगे। देन आफ्टर रेसिड्यूअरी पावर्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन रेसिड्यूअरी पावर्स।
मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नोन एज रेसिड्यूअरी पावर्स, यानी कि ऐसे पावर्स, ऐसे सत्ता है कि जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ना दी गई हो, ऐसे पावर्स को क्या कहा जाता है? रेसिड्यूअरी पावर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। लेजिस्लेट यानी कि विधानसभाओं को इस सब्जेक्ट्स के अंदर निर्णय लेने की सत्ताएं दी जाती है। लेजिस्लेचर यानी कि हमारी विधानसभाएं, जैसे कि गुजरात के अंदर गुजरात की विधानसभा होती है, केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, हमारे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है, उसके हाथ में ये निर्णय होते हैं करने के लिए। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। Excise and custom, export import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having merged financial resources, are decided by state government. So some other sections are also distributed among the central government and state government, while most important sections which is affecting the whole nation people are in hand of central government, while the specific sectors like education, entertainment, revenue, these are the sectors which is in the hand of state government, right? Fifth feature, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्रिसिस, यानी कि जब भी कटोकटी की संभावनाएं आ जाए, तत्काल जिसे कहा जाता है कि जब भी राष्ट्र बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति में आ जाए, कायदा और व्यवस्था जो है वो लोग ना माने, या तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, आर्थिक तत्काल बुलाना पड़े, तो ऐसी अरेंजमेंट में क्या करने का प्रोविजन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 प्रोविजन दिए गए हैं, 3 रास्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि पूरे राष्ट्र में तत्काल लगा दिया जाए, यानी कि आपके जो अधिकार है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। जैसा कि कैसे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के अंदर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, तो ये हमारे बेसिक जो राइट्स है, बाहर निकलने की स्वतंत्रता, उसका वायलेशन है। लेकिन कुछ भी ऐसे रीजन है कि जिसकी वजह से राष्ट्र के लोगों का भला हो, ऐसे रीजन के अंदर राष्ट्र के अंदर तत्काल बुलाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड युद्ध के समय, बाहर की कोई अटैक यानी कि टेररिज्म अटैक हो तभी, और आर्म्ड रेबिलियन यानी कि शस्त्र विरोध अंदर पैदा हो जाए तभी राष्ट्रीय तत्काल डिसाइड कर दिया जाता है। ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, यानी कि दंगे फसाद हो जाए कोई राज्यों के अंदर, वहाँ की सरकार जो है उसे रोक ना पाए या तो असफल रहे रोकने के लिए, तो तभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी यानी कि संवैधानिक तत्काल वहाँ पे लागू कर दिया जाता है। थर्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, यानी कि हमारी जो चलन है रुपया, उसका अवमूल्यन हो, इरोजन होता जाए उसका, तभी फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ मोर पावर टू डील विद दिस इमरजेंसीज, यानी कि इस इमरजेंसीज को डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट एंड टर्न्ड इनटू अ यूनिटरी सिस्टम, यानी कि तत्काल जब भी लगा दिया जाए तभी भारत जो है वो राज्यों का संघ ना हो के पूरा एक राष्ट्र बन जाता है, यानी कि तभी राज्यों के हाथ में कोई भी सत्ता नहीं रहती, सभी डिसीजंस जो है वो केंद्र सरकार लेती है, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो चाहे वो स्टेट लिस्ट हो। ठीक है। 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? संसदीय व्यवस्था। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल, यानी कि लोगों का नेतृत्व। हमारे यहाँ पे लोकशाही है, तो लोकशाही का एक सदन है कि लोगों की आवाज़ों को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है संसद। संसद के 3 अंग जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट, यानी कि जो राज्यों की धारासभा है केंद्र में, उसे क्या कहा जाता है? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल, मीन्स इट हैज 2 हाउसेस।
यानी कि जो हमारी संसद है उसके अंदर 2 हाउसेस हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। तो ये खास टिक मार्क करिएगा, 2 हाउसेस बाइकैमरल, अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। Through the government is carried on in the name of president at the union and the governor in the states. Actual administration is carried by the council of ministers headed by the prime minister at the union and chief minister in the states. हालांकि राष्ट्र और राज्यों का व्यवहार जो है वो राष्ट्रपति और गवर्नर के नाम पे चलता है, यानी कि जहां कहीं भी नाम आए राष्ट्र को चलाने का तो वहां पे प्रेसिडेंट की अनुमति जरूरी है। लेकिन असल में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके द्वारा उनको चलाने वाले प्रतिनिधि यानी कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनके द्वारा चलाया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। कैबिनेट मिनिस्टर जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंदर कौन लोग चुने जाते हैं कि जिसको प्रजा ने चुन के भेजा हो। The president selects 12 people who are expert and experienced from various fields of राज्यसभा। प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी सत्ता होती है कि वो राज्यसभा के अंदर कोई 12 लोगों को अपने अधिकार से नॉमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर का योगदान क्रिकेट में विशेषतम रहा है और उनका जो क्रिकेट में योगदान है बहुत ही उभरते सितारे थे और राष्ट्र का नाम बड़ा ही ऊंचा लाया था उन्होंने अपने टाइम के ऊपर। तो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। वो कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे वो फिल्म कलाकार के लोग हो, चाहे वो क्रिकेट के जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो कोई और खेल से या तो कोई अलग कला से जुड़े हुए लोग हो। जो लोगों का विशेष योगदान है उन लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को रिप्रेजेंट अपने तरफ से कर सकते हैं। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है जिसके अंदर 1/3 ऑफ जो है संख्या उनके सदस्यों की वो रिटायर्ड होती है एट एवरी 2 years, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ लिया होगा। ठीक है। द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा विच इज स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसिसिव। राज्यसभा कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसॉल्व, यानी कि राज्यसभा के कंपैरिजन में लोकसभा के पास काफी ज्यादा पावर्स है, डिसीजन में सुपीरियर भी है और खास सत्ताएं भी उनको मिल रखी है। और राज्यसभा एक ऐसा गृह है कि जो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि उसका विसर्जन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, उसके बाद है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है कायदा और व्यवस्था, यानी कि न्यायालय। The Supreme Court at the top, then there are high courts at states and under its jurisdiction are the district courts at district level and at the तालुका level there are local and special courts। यानी कि हमारी जुडिशरी भी जो है वो एक फ्लो में है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तालुका लेवल के स्पेशल कोर्ट्स आते रहते हैं। तो हमारी जो सिस्टम भी है वो भी एक यूनिफाइड सिस्टम है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है वो हमेशा लास्ट में सभी को मानने होते हैं। सभी उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट हो, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी की भी हो, उसके डिसीजन सभी को मान्य रखने पड़ते हैं। इन केस ऑफ conflict between union and state, matter relating to constitution and interpretation of status, the final decision is vested with the Supreme Court. The Supreme Court is the protector and guardian of the constitution. यानी कि राज्यों और केंद्र के बीच कभी भी अनबन हो जाए, कभी भी कोई मैटर के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो तभी संविधान को समझने की और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देने की पूरी सत्ता किसके पास चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर और गार्डियन कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है सुधार। जैसे हमने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है, जीवित दस्तावेज है कि जिसके अंदर सुधार किया जा सकता है, उसके अंदर फेरबदल किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनामिक। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, यानी कि उसके अंदर सुधार हो सकता है जब भी जरूरत हो। 3 तरीके से उसमें सुधार हो सकता है। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि 100 लोग हो और उसमें से ऐसा ठहराव पसार किया जाए
कि भाई हमें राज्यों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स को इतनी ग्रांट बढ़ानी चाहिए, कितने लोग इसकी फेवर में है, कितने लोग इसकी फेवर में नहीं है। तो सपोज 100 लोगों में से जो सदन में है उसमें से 55 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि यस ऐसा होना चाहिए, और बाकी के जो बचे 45 लोग हैं उन्होंने रेस डाउन किए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेजोरिटी किसकी हुई? 55 की, तो वो डिसीजन यस। तो इसे कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, उससे सुधार हो सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। सेकंड है सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि सदन के अंदर 2/3 सदस्य हाजिर होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, जो सदन में प्रेजेंट है उसके 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, सॉरी, वो 2/3 लोग वोटिंग करने चाहिए जो प्रेजेंट है उसमें से। तो 2/3 अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आप कोई भी डिसीजन उसके अंदर पास ऑन कर सकते हो। कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 एंड द कंकरेंस नॉट लेस देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। यानी कि केंद्र और राज्यों के विषयों के अंदर कोई डिसीजन लेना हो तो स्पेशल मेजोरिटी उसके अंदर की जाती है। यानी कि सदन में 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए, और उन 50% से ज़्यादा जितने लोग प्रेजेंट हो उसकी 2/3 मेजोरिटी हमें मिलनी चाहिए, तभी ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोविजन थ्रू विच वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि कितने वय के ऊपर हम मताधिकार यानी कि हमारे मतदान करने का अधिकार ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट एनी सिटीजन हु इज अबव 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament। तो 18 साल की उम्र के बाद या तो 18 साल की उम्र खत्म होने के बाद कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, जिला पंचायत, तालुका पंचायत या तो नगर पालिका के चुनाव हो, उसके अंदर अपना वोट दे सकता है। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ओके, उसके बाद है सेक्युलरिज्म। वी नो दैट द इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है? हमें मालूम है कि भारत के अंदर कई अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति का सम्मान करना, उसको आदर देना, ये हमारी एक फ़र्ज़ है, ये हमारा एक फ़र्ज़ है। इट इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ अदर रिलीजन। सो इस मैटर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, मतलब भारत जो है वो एक सेक्युलर राष्ट्र है, और भारत के अंदर जितने भी राज्यों का इंक्लूजन है, मतलब जो भी समाविष्ट राज्य है, वो भी सेक्युलर स्टेट माने जाएंगे। तो सेक्युलर स्टेट यानी कि कैसे स्टेट? तो राज्य जो है या तो हमारा राष्ट्र है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो ना तो हिंदू है, ना तो पारसी है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना जैन है, ना बौद्ध है। राज्यों का और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। सेक्युलर का मतलब ही यही है कि स्टेट इज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिलीजन। स्टेट की जो काम करने की शैली है वो भी अनबायस्ड होनी चाहिए, और स्टेट के सामने यानी कि राज्यों के लिए हर एक नागरिक समान होना चाहिए, और उसको हर एक कायदे और कानून के अंदर समान अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी स्पेशल एक्ट, स्पेशल प्रोविजन उन लोगों के लिए नहीं होगा कि जो एक धर्म या तो जाति से बिलोंग करते हैं, और राज्य कभी भी धर्म की बाबत में इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है, The state has to be secular and indifferent. Followers of every religion are free to follow and practice their religion for their choice. यानी कि राज्य को धर्म की बाबत में किसी को इन्फ्लुएंस करने का, किसी को फोर्स करने का, किसी को कोई धर्म पालने से रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। It is called the secularism, unbiasedness of the state in terms of religion. उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी कि
सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि पार्लियामेंट या तो राज्यों की विधानसभा जो है उनके द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस या तो जुडिशियल जजमेंट या तो उनके द्वारा लाया गया कोई कायदा अगर अमान्य है, अन्यायी है, ठीक है, तो उसके सामने जुडिशियल रिव्यू बिठा सकते हैं, यानी कि कोई भी नागरिक उसके सामने कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। और अगर, ध्यान से सुनना, अगर कोर्ट ऐसा पाए कि उस ऑर्डिनेंस में या तो उस जजमेंट में इनजस्टिस हो रहा है लोगों को और ये अन्यायी कायदा है, तो उस कायदे को या फिर उस ऑर्डिनेंस को उसी टाइम कोर्ट जो है वो खारिज कर सकती है। इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कायदा जो राज्य या तो राष्ट्र की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, उसके द्वारा बनाया गया कोई भी कायदा जो है हमें कंपल्सरीली फॉलो करना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो अन्यायी लगता है, अगर वो इनजस्टिसेबल है, तो उसके सामने आवाज उठा के उसको खारिज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मूलभूत अधिकार, जो संविधान का एक स्रोत है। संविधान के अंदर ये एक आत्मा है हमारा कि जो नागरिकों को दिया गया है। नागरिकों के पास अधिकार है, 6 मुख्य अधिकार है जो आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ अवर कंट्री इज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन व्हिच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। हमारे राष्ट्र के अंदर जो पूरा विकास है वो लोगों के हाथों में है, और लोगों के हाथों में अगर हम अधिकार और फर्ज ये 2 चीजें ना दे तो उनका विकास नहीं हो सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 years ऑफ एज राइट टू एजुकेट आर ऑल्सो मेड अवेलेबल। तो इसके अंतर्गत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जैसा ही ये प्रकार है, और 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करने का भी कायदा इस अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। देन आफ्टर 13th बेसिक फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट्स। दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ फॉर स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है मार्गदर्शक सिद्धांत। अगर कोई भी राज्यों के लिए योजना बना रहा हो, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, खेतीबाड़ी के अंदर जो पानी सप्लाई करने हो, स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी कायदा हो, या तो जमीन के अंतर्गत कोई भी कायदा कानून लाना हो, तो राज्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं कि आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जब भी आप पॉलिसीज बना रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसीज या तो वो प्रिंसिपल्स को हर एक राज्य को कंपल्सरीली इंप्लीमेंट करना होगा, लेकिन जब भी पॉलिसी बनानी है तो तभी टाइम उसका ध्यान तो रखना ही होगा। ठीक है। 14th प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। To uplift and include backward sections and tribes and deprived class in the mainstream, there are specific provisions in the Constitution. Reserved seats are allocated in legislature and local self-governing bodies election to provide representation. जो पछात है, जो आदिवासी है, उनको उनके अधिकार देने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि उसका भी उद्धार हो इस समाज के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेशल सीट्स का प्रोविजन किया गया है कोई भी चुनाव हो उसके अंदर। रिजर्वेशन कोटा हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो उन लोगों को शिक्षा लेने के लिए, कहीं पर भी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाए, एडमिशन लेने के लिए जाए, या तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जाए, तो उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसीजर जब चल रही हो तभी उसके अंदर रिजर्व्ड कोटा होता है कि जिसके अंदर ये आदिवासी और ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनको उसमें प्रवेश मिल पाए, ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। Children of backward sections and tribes are given scholarships, basic amenities and waived fees which comes under optimistic policies and shielding policies as per provision in the Constitution.
जो भी बैकवर्ड सेक्शन यानी कि पछात वर्ग है उसके बच्चे हैं या तो आदिवासी है उनके बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप यानी कि शिष्यवृत्तियाँ दी जाती है। कुछ कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ यानी कि ऐसी शालाएँ, ऐसी स्कूल्स डेवलप की जाती है कि वहाँ पे वो मुफ्त में शिक्षा ले सके, खाना पीना वहाँ पे उनका हो सके। ये ऑप्टिमिस्टिक और स्पेशल पॉलिसीज है कि जो उनका रक्षण करती है शिक्षा और समाज के अंदर उसका उत्थान करने में। सो ये 14 बेसिक फीचर्स है। जब कभी भी एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाए गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर आप इसमें से कोई भी 8 से लेके 10 फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर।